नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 99% बेस सीक्वेंस जो होता है ह्यूमन में, मतलब कि जितना भी ह्यूमन रहता है सब में सेम रहता है। एंड हमें एज्यूम करने के लिए बोला गया है कि ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। एंड इसमें से कितना बेस सीक्वेंस जो होता है ये डिफरेंट होता है। तो इसमें जो होता है 0.1% बेस सीक्वेंस जो होता है हर ह्यूमन में डिफरेंट होता है। इसी के वजह से हर इंडिविजुअल जो होता है वो अलग अलग दिखाई देता है, मतलब उसका फेनोटाइपिक अपीयरेंस अलग होता है। जेनेटिक डिफरेंस जो होता है वो 2 इंडिविजुअल के बीच भी निकाला जा सकता है और पॉपुलेशन के बीच भी निकाला जा सकता है। डीएनए सीक्वेंसिंग हमेशा से डाउंटिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क रहा है। एंड फिर हमें बोला गया है कि इमेजिन करो कि 2 सेट्स 3 × 10⁶ बेस पेयर को हमें कंपेयर करना है, मतलब कि 3 × 10⁶ बेस पेयर जो है ये सब का हमें सीक्वेंसिंग करना है। ह्यूमन में जो होता है 3 × 10⁹ बेस पेयर होता है, बट 3 × 10⁹ बेस पेयर को सीक्वेंसिंग नहीं किया जाता है क्योंकि हर ह्यूमन में 19.9 जो % बेस सीक्वेंस होता है वो सेम होता है, बस 0.1% में डिफरेंट होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये बहुत ही फास्ट वे में 2 इंडिविजुअल का डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर कर देता है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व रहता है, मतलब कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है डीएनए सीक्वेंस में जो स्पेसिफिक रीजन रहता है जहाँ पे कि डिफरेंस रहता है, मतलब कि वहाँ से कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा ह्यूमन में बेस पेयर डिफरेंट है। मतलब कि हमें पता है 99.9% बेस सीक्वेंस जो होता है वो सेम होता है हर इंडिविजुअल में, वही 0.1% सीक्वेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो वही 0.1% वाला सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसको बोला जाता है रिपीटेटिव डीएनए। एंड इसे रिपीटेटिव डीएनए इसलिए बोला गया है क्योंकि इस सीक्वेंस में स्मॉल स्ट्रेच जो डीएनए का रहता है वो रिपीट होते रहता है मैनी टाइम्स। एंड फिर बोला गया है कि ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इसको सेपरेट किया जाता है बल्क जीनोमिक डीएनए से। एंड ये किया किसके बेसिस पे जाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे किया जाता है। तो नाम ही है डेंसिटी ग्रेडियंट, मतलब कि डेंसिटी के बेसिस पे ये वर्क करेगा। तो बल्क यहाँ पे है, एक बल्क है तो एक हल्का होगा, तो हल्का वाला जो होगा वो सैटेलाइट डीएनए होगा। तो यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए एंड बल्क जीनोमिक डीएनए जो होता है ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि बल्क जीनोमिक डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए का जो पिक होगा वो डिफरेंट होगा सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम। बल्क डीएनए जो होगा, मतलब कि इसका नाम से ही लग रहा है कि ये इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये फॉर्म करेगा मेजर पिक, एंड अदर जो रहेगा वो स्मॉल पिक फॉर्म करेगा, तो वो होता है सैटेलाइट डीएनए। एंड सैटेलाइट डीएनए जो रहता है ये डिपेंड करता है बेस कंपोजिशन पे, जैसे कि एडेनाइन थायमिन के रेशियो पे, मतलब कि कितना ज़्यादा एडेनाइन एंड थायमिन का रेशियो है और गुआनिन साइटोसिन का कितना रेशियो है। लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट के बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है माइक्रो सैटेलाइट एंड सेकेंड है मिनी सैटेलाइट। एंड ये जो सीक्वेंस रहता है नॉर्मली किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, बट ये फॉर्म करता है लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। एंड ये जो सीक्वेंस होता है ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एंड ये बेसिस होता है, मतलब ये बेस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। नेक्स्ट दिया गया है टिश्यू जो होता है ये ब्लड होता है, हेयर फॉलिकल होता है, स्किन होता है, बोन होता है, सैलिवा होता है, स्पर्म होता है। तो ये सब टिश्यू में से अगर हम डीएनए निकालते हैं किसी, और ये सब जो है ये कोई एक ही आदमी का है, तो इसमें सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगा। एंड ये जो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल होता है फॉरेंसिक एप्लीकेशन के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये इनहेरिटेबल होता है, मतलब कि ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है ये पैटर्निटी को भी टेस्ट करता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है डीएनए सीक्वेंस में इस पर बेस्ड रहता है, मतलब इस पर डिपेंड रहता है जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को समझाया गया है सिंपल टर्म में। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे वेरिएशन होता है जेनेटिक लेवल पे। जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन कैसे आएगा, तो वो म्यूटेशन के वजह से आएगा। एंड म्यूटेशन जो होता है ये डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब कि म्यूटेशन जो होगा वो बैड भी हो सकता है या फिर अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है
म्यूटेशन जो अराइज होता है इंडिविजुअल में, मतलब कि ये सोमेटिक म्यूटेशन सोमेटिक सेल में भी होता है एंड जर्म सेल में भी होता है। तो जो म्यूटेशन जर्म सेल में होता है वो ट्रांसफ़र हो सकता है पेरेंट टू प्रोजेनी। तो वही बोला गया है कि जर्म सेल जो होता है ये जनरेट करता है गैमेट सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। देखो म्यूटेशन जो होता है ये अच्छा भी होता है एंड ख़राब भी होता है। जनरली म्यूटेशन में देखा जाता है कि आदमी का डेथ हो जाता है या फिर वो इनफर्टाइल हो जाता है। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कि ना तो आदमी मरा है और ना ही वो इनफर्टाइल हुआ है, तो मतलब कि ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड अभी जस्ट देखे हैं कि अगर म्यूटेशन जर्म सेल में होता है तो इस जर्म सेल ही जनरेट करता है गैमेट, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इस गैमेट मतलब कि ये आदमी से ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बेबी में म्यूटेशन। मतलब कि अब म्यूटेशन जो होगा ये ट्रांसफ़र होते रहेगा वन मेंबर से अदर मेंबर में, मतलब कि ये पॉपुलेशन में पूरा स्प्रेड कर जाएगा।